आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका फेसबुक पे अकाउंट होगा, जिनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट होगा, लिंक्डइन पे अकाउंट होगा, और आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो व्हाट्सअप भी यूज़ करते होंगे। तो आप सबको पता है, चाहे हम फेसबुक की बात करें, हम इंस्टाग्राम की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन होते हैं कि अलग अलग आप ग्रुप्स बना सकते हैं। जैसे आप सबको पता है कि ट्रैवल का अलग ग्रुप होता है, फूड्स के अलग ग्रुप्स होते हैं, फैशन का अलग ग्रुप होता है, और हम ये भी देखते हैं कि जो एजुकेशन फील्ड में है, स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, इनके अपने अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। और इन ग्रुप से क्या होता है, जो भी फील्ड है, जैसे एजुकेशन फील्ड की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है शेयर की जाती है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कंटेंट है, जो भी वैकेंसी है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उस ग्रुप के माध्यम से सब एक दूसरे को शेयर करते हैं, एक दूसरे को, मतलब उस ग्रुप से एक दूसरे को सबको काफ़ी हेल्प मिलती है, लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं। तो इस तरह के जो ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्चुअल कम्युनिटी कहते हैं, आभासी समुदाय कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्चुअल कम्युनिटी की, और इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, शैक्षिक निहितार्थ क्या क्या हैं, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वर्चुअल कम्युनिटी तो आपको समझ में आ गया होगा। कम्युनिटी जैसे हमारे आसपास जो, हम जिस एरिया में रहते हैं उसे कम्युनिटी कहते हैं, आसपास का समुदाय, ठीक है। लेकिन जब हम वर्चुअल की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ऑनलाइन। वर्चुअल का मतलब है ऑनलाइन की चीजें हैं तो, लेकिन जैसे हम अपनी कम्युनिटी को आसपास देखते हैं ना, वैसे दिखाई नहीं देती, ठीक है। जैसे मान लो व्हाट्सएप पे आपका ग्रुप है, ठीक है, आपका फेसबुक पे आपने ग्रुप बना रखा है, आपने इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना रखा है, किसी में 50 मेंबर्स हैं, किसी में 100 मेंबर्स हैं। तो इस तरह की जो कम्युनिटी होती है ना, इस तरह का जो ग्रुप होता है, आप चाहे उसको ऑनलाइन ग्रुप कह दो, चाहे आप उसको वर्चुअल ग्रुप कह दो, तो इस तरह की जो ग्रुप है उसको हम वर्चुअल कम्युनिटी कहते हैं, जहां पर उससे रिलेटेड एजुकेशन है तो एजुकेशन से रिलेटेड, ट्रेवल का अगर है तो उससे रिलेटेड, फूड का है तो उससे रिलेटेड, जो भी इंफॉर्मेशन है सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम वर्चुअल कम्युनिटी की बात करेंगे और इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो वर्चुअल कम्युनिटीज आर आल्सो नोन एज ऑनलाइन कम्युनिटी, की आभासी समुदाय को ऑनलाइन समुदाय के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर आप व्यक्तियों से कांटेक्ट को करते हो, लेकिन कैसे, अपने लैपटॉप के थ्रू, अपने मोबाइल के थ्रू। नॉर्मली हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो आप एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, साथ में घूमते हैं, खाते हैं, बात करते हैं सामने फेस टू फेस। लेकिन जब हम वर्चुअल कम्युनिटी की बात करते हैं या ऑनलाइन कम्युनिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो भी कांटेक्ट होता है आपके फ़ोन के थ्रू होता है, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू होता है। तो इट रिफर्स टू ऑनलाइन ग्रुप्स और नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल हु शेयर सिमिलर इंटरेस्ट, एक्टिविटीज और गोल, की यह उन व्यक्तियों के, उन ऑनलाइन समूहों या नेटवर्क को संदर्भित करता है जो समान रुचियों, गतिविधियों या लक्ष्य को साझा करते हैं। जिससे मैंने बताया कि अगर किसी का घूमने फिरने में इंटरेस्ट है तो वो ट्रैवल जो ग्रुप होगा उस पर जाएगा, किसी का फूड में इंटरेस्ट है तो जो फूड की ऑनलाइन कम्युनिटी जो ग्रुप्स होते हैं उनको ज्वाइन करेगा, और जो एजुकेशन से रिलेटेड है तो जो एजुकेशन से रिलेटेड ऑनलाइन ग्रुप्स हैं वो उनको ज्वाइन करेंगे। तो इट रेफर्स टू ऑनलाइन ग्रुप्स और नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल हु शेयर सिमिलर इंटरेस्ट, कि समान रुचि, एक्टिविटीज और गोल जिनके होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन साझा करते हैं। They interact with each other through digital communication tools without the limitation of physical proximity, कि अब भौतिक निकटता की सीमा के बिना डिजिटल संचार उपकरण, जैसे हम फोन की बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं, टैब की बात कर रहे हैं, लैपटॉप की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल संचार उपकरणों के माध्यम से लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो these communities can have important educational implication in the context of online and distance learning, कि इन समुदायों के महत्वपूर्ण शैक्षिक निहितार्थ ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में हो सकते हैं। तो देखिए, आप सब एजुकेशन के फील्ड में है, तो हो सकता है कि चाहे इंस्टाग्राम की बात करें, चाहे फेसबुक की बात करें, व्हाट्सअप की बात करें, आप इस तरह के एजुकेशनल ग्रुप के साथ जुड़े हो, जहाँ पर जो भी एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे कहीं वैकेंसी निकली है, चाहे कोई फॉर्म निकला है, तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आराम से मिल जाती है। तो इस तरह की जो कम्युनिटी होती है, ठीक है, इसका आपको काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है।
अब इसके अगर हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें, ठीक है, शैक्षिक निहितार्थ की बात करें तो क्या है वो भी देख लेते हैं। इट ब्रेक्स डाउन ज्योग्राफिकल बैरियर्स एंड प्रोवाइड्स एन एक्सेसिबल लर्निंग एनवायरनमेंट, की भौगोलिक बाधाओं को तोड़कर सुलभ शिक्षण वातावरण प्रदान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फिजिकल लिमिटेशन नहीं होती। हो सकता है कि आपने जो कम्युनिटी बनाया हो, आपकी जो वर्चुअल कम्युनिटी हो, वहाँ पे भारत के भी लोग हों, वहाँ पे अमेरिका से भी जुड़े लोग हों, ठीक है, वहाँ के भी स्टूडेंट उस होता है ना कि कुछ कम्युनिटी और वर्चुअल कम्युनिटी छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, जहाँ पर दुनिया भर के लोग जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई फिजिकल या जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होता, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अलग अलग स्टेट के हो सकते हैं स्टूडेंट, अलग अलग कंट्री के स्टूडेंट टीचर्स हो सकते हैं, हो सकता है सभी उस ग्रुप को ज्वाइन किए हों, और जो भी उस फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है सब एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो स्टूडेंट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड कैन पार्टिसिपेट इन एजुकेशनल डिस्कशन एंड एक्टिविटीज, की दुनिया भर के विद्यार्थी शैक्षिक चर्चाओं और गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, किसके माध्यम से, वर्चुअल कम्युनिटीज के माध्यम से। दिस प्रमोट्स डाइवर्स एंड इंक्लूसिव लर्निंग, तो इससे विविध और समावेशी अधिगम को बढ़ावा मिलता है। दिस डाइवर्सिटी एंड रिच डिस्कशंस, की यह विविधता चर्चाओं को समृद्ध बनाती है, ठीक है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि कोई एक इस तरह की वर्चुअल कम्युनिटी है, इस तरह का जो ऑनलाइन जो ग्रुप्स हैं, वहाँ पे अलग अलग एजुकेशन से रिलेटेड, अलग अलग स्टेट से रिलेटेड लोग होते हैं, अलग अलग कंट्री से रिलेटेड लोग होते हैं, ठीक है। और सबके क्या है, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं उस फील्ड से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डिस्कशन होता है काफ़ी हम देखते हैं रिच होता है, काफ़ी समृद्ध होता है, काफी इंफॉर्मेटिव होता है। इट अलाउ स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन एंड शेयर रिसोर्सेज, इसके द्वारा विद्यार्थी समूह चर्चा में भाग ले सकते हैं, जो भी उससे रिलेटेड अपनी नॉलेज है दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन है, जो रिसोर्सेज है, दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। इट एनकरेजेस स्टूडेंट टू कंसिडर डिफरेंट व्यू पॉइंट, कि विद्यार्थियों को अपने जो विभिन्न दृष्टिकोण है उस पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इस तरह की जो कम्युनिटी होती है ना, वर्चुअल कम्युनिटी, उनका ये फायदा होता है। वर्चुअल कम्युनिटीज फैसिलिटेट कोलैबोरेटिव लर्निंग, जहां पर आभासी समुदाय की बात करते हैं तो सहयोगात्मक अधिगम की बात करें, सारे एक दूसरे के साथ मिलकर डिस्कशन होते हैं, सब एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, तो सब मिलकर आपस में सीखते हैं। इन दिस स्टूडेंट कैन गेट गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट, कि देखिए इन ग्रुप में क्या है कि स्टूडेंट भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, एक्सपर्ट भी होते हैं। तो इन दिस स्टूडेंट कैन गेट गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट, की इससे विद्यार्थी जो है विशेषज्ञों द्वारा उनको मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। और एक्टिव पार्टिसिपेशन इन वर्चुअल कम्युनिटीज ऑफर एनकरेजेस, के आभासी समुदाय में सक्रिय भागीदारी को अक्सर प्रोत्साहित किया जाता है। और आ, अगर हम बात करते हैं जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो इट कैन बी यूज फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, की इसका उपयोग व्यावसायिक विकास के लिए भी किया जा सकता है। इस तरह से बहुत सारे ग्रुप होते हैं, आप टीचर हो तो फैकल्टी डेवलप प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो इन ग्रुप के माध्यम से, ठीक है, आपका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो भी, उसमें भी आपको हेल्प मिलती है, आपको जो अलग अलग जो कोर्सेज होते हैं, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म होते हैं उससे रिलेटेड भी नॉलेज मिल जाती है, लिंक आपको मिल जाते हैं, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दिस कैन एनहेंस स्टूडेंट लर्निंग, की इससे सक्रिय भागीदारी विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ा सकती है। और एक और फायदा है कि इट हेल्प्स इन डेवलपिंग डिजिटल लिटरेसी स्किल इन स्टूडेंट, की है विद्यार्थियों में डिजिटल साक्षरता कौशल को विकसित करने में सहायक है। क्यों सहायक है? क्योंकि देखिए जब आप इस तरह की वर्चुअल कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे ना, तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, टैब होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें होंगी तभी आप इस तरह के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे। और जब आप मोबाइल को यूज करेंगे, लैपटॉप को यूज करेंगे, कंप्यूटर को यूज करेंगे, आप अलग अलग हम देखते हैं टैब को यूज करेंगे, और उनके थ्रू जब इस कम्युनिटी में नॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, आप लिंक्स को ओपन करेंगे, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो डिजिटल लिटरेसी है ना, स्किल जो है वो आप में डेवलप होने लगेगी। थ्रू दिस स्टूडेंट कैन क्रिएट देयर ऑन पर्सनल लर्निंग नेटवर्क, इसके द्वारा विद्यार्थी अपने स्वयं के व्यक्तिगत शिक्षण नेटवर्क भी बना सकते हैं।
वर्चुअल कम्युनिटी एनकरेजेस डिजिटल लर्निंग, कि आभासी समुदाय डिजिटल अधिगम को प्रोत्साहित करता है। क्योंकि देखिए डिजिटल लिटरेसी बढ़ रही है, तो धीरे धीरे जब हम बात करें कि वर्चुअल कम्युनिटी का फ़ायदा क्या है, आप घर में हैं, आप कहीं पे भी हैं, आपके पास मोबाइल है, तो आप इस कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं और इसके साथ जो भी इस पे इंफॉर्मेशन शेयर होती है आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो वर्चुअल कम्युनिटी एनकरेजेस डिजिटल लर्निंग, की आभासी समुदाय डिजिटल अधिगम को प्रोत्साहित करता है। क्योंकि अगर हम बात करें बिना डिजिटलाइजेशन के, बिना मोबाइल फ़ोन के, बिना लैपटॉप के, बिना टैब के, तो आप इस तरह की कम्युनिटी को ज्वाइन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो वर्चुअल कम्युनिटी इनकरेजेस डिजिटल लर्निंग। तो इस वीडियो में हमने वर्चुअल कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशंस के बारे में पढ़ा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके फेसबुक पे अपने अकाउंट होंगे, इंस्टाग्राम पर अकाउंट होंगे, या एक्स जिसको हम ट्विटर भी कहते हैं, तो उस पर भी आपके अकाउंट होंगे। और आप क्या करते हैं अक्सर, आपके जो अपने थॉट्स हैं, अपने जो विचार हैं, अपने जो एक्सपीरियंस हैं, चाहे टेक्स्ट के माध्यम से, चाहे वीडियोस के माध्यम से, चाहे फोटोज के माध्यम से, आप अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इस टॉपिक में भी इसी चीज के बारे में पूछा गया है, कुछ नया नहीं है, टॉपिक काफी इजी है। और टॉपिक का नाम क्या है? शेयरिंग थॉट्स एंड आइडियाज ऑन व्लॉग्स, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स लाइक फेसबुक है, एक्स है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, एंड डिस्कशन फोरम। जैसे कई बार आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आप गूगल में डालते हैं तो कोरा आ जाता है, उसमें इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके आंसर होते हैं, तो डिस्कशन फोरम, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे जो आप एक्सपीरियंस करते आए हैं। आपके भी अपने फेसबुक पे, एक्स पर, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, अक्सर आप अपने जो थॉट्स हैं, जो अपने आइडियाज़ हैं वहाँ पर शेयर करते रहते हैं। तो आज के इस टॉपिक में इन्हीं पॉइंट्स पर हम बात करेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और देखिए एक ऐसा टॉपिक है ना जो आप, ऐसा नहीं है कि पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, आप इसको एक्सपीरियंस करते आए हैं, आप इन चीज़ों को यूज़ करते आए हैं। तो इसलिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर हम व्लॉग की बात करें, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स की बात करें, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एक्स हो गया, एंड डिस्कशन फोरम लाइक कोरा की बात करें, तो दे प्रोवाइड अस विद द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद अदर्स, शेयर आवर आइडियाज एंड पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन कम्युनिटीज़ की। हम व्लॉग की बात करते हैं, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की बात करते हैं, चर्चा मंच या डिस्कशन फोरम की बात करते हैं, तो इनके थ्रू क्या होता है, हम दूसरे लोगों के साथ जुड़ते हैं, अपने विचारों को, अपने जो एक्सपीरियंस है उसको फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। और जो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ है ना, उसमें हमें भाग लेने का, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखने का अवसर हमें प्राप्त होता है। तो देखिए इस तरह के, चाहे हम व्लॉग्स की बात करें, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की बात करें, डिस्कशन फोरम की बात करें, इसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ते हैं, अपने विचारों को उनके साथ साझा करते हैं और उनके विचारों को भी पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो एक और तो अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखने का भी बहुत अच्छा माध्यम है, तो दूसरी तरफ अगर हम टीचिंग लर्निंग की बात करें, तो बहुत सारे, चाहे हम फेसबुक की बात करेंगे, हम चाहे इंस्टाग्राम की बात करेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग हम देखेंगे, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे ट्रेवल से रिलेटेड, चाहे फूड से रिलेटेड, अलग अलग यहाँ पर आपको कम्युनिटीज़, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपकी जो भी इंटरेस्ट है आप उनके साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे अगर आप बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आप ये एजुकेशन से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड कम्युनिटी को ज्वाइन कर, तो वहाँ पे जो टीचिंग से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, फॉर्म जो से रिलेटेड जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ब्लॉग की बात करते हैं, ठीक है, तो ब्लॉग इज अ शॉर्ट फॉर वेबलॉग। वेबलॉग का संक्षिप्त रूप है क्या है? व्लॉग, ठीक है। इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, स्टोरी टेलिंग एंड शेयरिंग एक्सपर्टाइज, की यह आत्म अभिव्यक्ति, कहानी कहने और विशेषज्ञता साझा करने का एक बहुत अच्छा मंच है। यहाँ पर हम देखते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके भी अपने व्लॉग होते हैं जहाँ पर वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। और बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, अलग अलग फील्ड के होते हैं, कुछ एजुकेशन के हैं, कुछ फूड से रिलेटेड हैं, ठीक है, कुछ फोटोग्राफर्स हैं, तो उनकी अलग अलग जिसकी फील्ड है उससे रिलेटेड जो एक्सपर्टाइज है, जो अपनी विशेषज्ञता है, उसको दूसरों के साथ साझा करते हैं।
तो व्लॉग्स आर यूजुअली डेडिकेटेड टू अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट टू द ऑडियंस। की व्लॉग आमतौर पर दर्शकों की रुचि के विषय को समर्पित होता है। जैसे अलग अलग व्लॉग आपको मिल जाएंगे, ठीक है, व्लॉग, ठीक है, ट्रेवल ब्लॉग, चाहे फूड ब्लॉग, चाहे फैशन का है, चाहे स्पोर्ट्स का है, एजुकेशन का है, पॉलिटिक्स का है, आपकी जो फील्ड है, आपका जो इंटरेस्ट है, आप उससे रिलेटेड जो ब्लॉग है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और आजकल तो हम देखते हैं ना कि पहले जो ब्लॉग होते थे उस पर हम क्या करते थे, टेक्स्ट के माध्यम से अपने विचारों को शेयर करते थे, इमेज ही डालते थे। और आज एक लेटेस्ट फॉर्म चला है व्लॉग। मतलब जो भी आप एक्सपीरियंस है आप वीडियो के थ्रू उसको शेयर करें तो उसको कहते हैं वी व्लॉग कहते हैं, ठीक है। इट अलाउ इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड एक्सपीरियंस, कि हम व्यक्तियों को अपने विचारों, अपने अनुभवों को व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। आप में से भी काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनके अपने व्लॉग होंगे, ठीक है। इट इज ओपन टू फ्री ओपिनियन एंड कमेंट्स फ्रॉम द ऑडियंस, की यह दर्शकों की स्वतंत्र राय और टिप्पणियों के लिए भी खुला होता है। यहाँ पर आप अपने विचारों को तो रखते हैं, लेकिन जो आपके फॉलोवर्स हैं, आपके जो ऑडियंस हैं, आप जब अपने विचारों को शेयर करते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम की हम बात करते हैं, तो व्लॉग में भी उस पर वो अपनी राय को अभिव्यक्त कर सकते हैं। थ्रू दिस पीपल कनेक्ट विद देयर ऑडियंस बाय शेयरिंग देयर थॉट्स, कि इसके द्वारा लोग अपने विचारों साझा कर अपने दर्शकों से, ऑडियंस से, दूसरे लोगों से जुड़ते हैं। और ब्लॉग का एक और फायदा होता है, इसके माध्यम से आप जो है लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं। थ्रू दिस पीपल रेज सोशल अवेयरनेस, कि इसके द्वारा लोग सामाजिक रूप से जागरूक होते हैं, उनकी जो सामाजिक जागरूकता है वो बढ़ती है। तो ये अपने ब्लॉग के फायदे हैं। और अगर हम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स की बात करें, चाहे हम फेसबुक की बात करें, चाहे हम इंस्टाग्राम की बात करें, चाहे हम एक्स की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड इंस्टेंट एक्सेस टू मिलियंस ऑफ ऑडियंस। की सोशल मीडिया देखिए, इनका फायदा ये है ना कि आप मिनटों में, ठीक है, आप हजारों, लाखों, करोड़ों जो ऑडियंस हैं, जो लोग हैं, उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। दे आर ग्रेट फॉर शेयरिंग आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली, कि अब विचारों और जानकारी को तुरंत साझा करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। दे अलाउ यू टू कनेक्ट विथ योर फॉलोवर्स, की इनके द्वारा आप अपने फॉलोवर्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ जुड़ सकते हैं। और दिस प्लेटफॉर्म आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम आर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा मैंने आपको बताया कि फेसबुक की बात करें, हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं, जॉब से रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, आपके भी अलग अलग अकाउंट होंगे, ठीक है, आप भी इसको यूज करते होंगे, तो आप उसके बारे में और बेहतर तरीके से जानते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। इट इज़ अ प्लेस फॉर कन्वर्जेशन, कमेंट्स एंड इंगेजमेंट, की यह बातचीत, टिप्पणियों और जुड़ाव के लिए एक जगह है। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां पर आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, दूसरों से आप बातचीत कर सकते हैं, और आप जो पोस्ट डालते हैं, दूसरे भी उस पर अपने सुझाव आपको दे सकते हैं। तो इट अलाउज द शेयरिंग ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड लिंक्स। आप भी अक्सर इस तरह से करते होंगे, चाहे टेक्स्ट मैसेज है, चाहे इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, आप शेयर करते होंगे, ठीक है। इट इज अ ग्रेट फॉर नेटवर्किंग, बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल, कि दूसरों के साथ संपर्क स्थापित करने का, अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाने का, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इट अलाउस यू टू कनेक्ट विद पीपल इन योर फील्ड और लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, की इसके द्वारा आप अपने क्षेत्र के लोगों अथवा समान विचारधारा के व्यक्तियों से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अक्सर जब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते होंगे तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर डिस्कशन फोरम की बात करें, जैसे मैंने आपको बोला कोरा, कि कई बार आपकी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आप गूगल पे डालते हैं, तो इस तरह के डिस्कशन फॉर्म कोरा यहाँ पे आ जाते हैं, जिसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं, लोग होते हैं, उससे रिलेटेड वहाँ पर आपको आंसर मिल जाते हैं। तो डिस्कशन फोरम आर ऑफन सेंटर्ड अराउंड स्पेसिफिक टॉपिक्स और इंटरेस्ट, की चर्चा मंच अक्सर विशिष्ट विषयों या रुचियों के इर्द गिर्द केंद्रित होते हैं। यह उत्साही या विशेषज्ञों के अत्यधिक विशिष्ट समुदाय बनाते हैं। दिस क्रिएट्स हाईली स्पेशलाइज्ड communities of and or experts. These platform are conducive in depth discussions, कि ये प्लेटफॉर्म गहन चर्चाओं के लिए भी अनुकूल होते हैं। दिस अलाउ फॉर द थॉटफुल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कि इसमें विचारों के विचारशील आदान प्रदान की अनुमति मिलती है। तो इस तरह के डिस्कशन फोरम होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्टाइज होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपने विचारों को साझा करते हैं, और आपके जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जब आप उस प्लेटफॉर्म पे अपने क्वेश्चंस रखते हैं, तो उसके जो एक्सपर्ट्स के थ्रू आपको उसके आंसर भी मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको कोरा बोला, ठीक है। जब आप डालेंगे गूगल पे, आप जाके कोई भी आप क्वेश्चन डालें ना,
तो वहाँ पे आपको एक कोरा का भी ऑप्शन आएगा जहाँ पे उसका आंसर होगा, या आप सीधा ही आप जैसे नीचे QUORA, ठीक है, जब आप इसको टाइप करेंगे तो देखेंगे एक डिस्कशन फॉर्म है जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन डालते हैं और एक्सपर्ट्स के थ्रू वहाँ पर आपको आंसर भी मिलते हैं। तो दिस सर्व एज प्लेटफॉर्म फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, कि यह समस्या समाधान और सूचना के आदान प्रदान के मंच के रूप में काम करते हैं। लोग अपने प्रश्नों और समस्याओं के लिए सलाह और समाधान इस प्लेटफॉर्म पे प्राप्त करते हैं। यह मंच अक्सर ज्ञान और अनुभवों के भंडार के रूप में काम करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कोरा, जैसे मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं सारे, चाहे हम डिस्कशन फॉर्म की बात करें, हम ब्लॉग की बात करें, हम सोशल जो ये मीडिया है हम इनकी बात करते हैं, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो इनके क्या एडवांटेजेस हैं। दिस प्लेटफॉर्म हेल्प यू कनेक्ट विद डिफरेंट पीपल, कि ये प्लेटफॉर्म आपको अलग अलग लोगों मतलब अलग अलग तरह के जो लोग हैं ना उनसे जुड़ने में मदद करते हैं। आप अपने राज्य में, अपने देश में और दूसरे देशों के लोगों के साथ भी जुड़ सकते हैं। दे फोस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, कि ये सामुदायिक हितों की भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। दे मेक पीपल सोशली अवेयर, और इस सामाजिक रूप से भी लोगों को जागरूक करते हैं। दे स्प्रेड मैसेजेस एंड आइडियाज टू मोर पीपल क्विकली, कि ये संदेश और विचारों को तीव्रता से अधिक लोगों को पहुंचाते हैं। इनके माध्यम से आप अपने विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आप अपने विचारों पर दूसरों की प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण भी प्राप्त कर सकते हैं, और यह चर्चाओं में शामिल होकर अपने ज्ञान में वृद्धि करने का भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। एंड दिस प्लेटफॉर्म आर ऑल्सो वैल्यूएबल फॉर करियर डेवलपमेंट एंड नेटवर्किंग, कि दूसरों के साथ नेटवर्किंग के लिए, करियर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आपका मान लो एजुकेशन फील्ड है तो उससे रिलेटेड जब आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको ग्रुप में मिलती रहती है अलग अलग लोगों के थ्रू। तो यह प्लेटफॉर्म करियर विकास और नेटवर्किंग के लिए भी बहुत ही मूल्यवान है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को टीचिंग लर्निंग या शिक्षण अधिगम की बात करें तो इसके बारे में पता होगा। टीचिंग मतलब पढ़ाना, और लर्निंग का मतलब सीखना, जानना, पढ़ना। और जब हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं तो कोविड के बाद तो आप सबको पता होगा ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के क्या स्कोप है, क्या क्षेत्र हैं, और इसकी क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, ठीक है। तो देखिए, टॉपिक आप सबके लिए नया है, लेकिन जब ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के दौर से आप भी गुजर चुके होंगे, और आज के डेट में अगर हम बात करें तो आप ऑनलाइन कोई ना कोई कोर्स आप कर रहे होंगे। यहाँ तक कि बीएड सिलेबस में भी इस तरह के मूक्स हैं, ठीक है। तो आपको पता होंगे कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के क्या स्कोप हैं। अगर स्कोप की बात करें तो देखिए, अगर हम आज के टाइम की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो इसके स्कोप की बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं तो हर जगह है। लेकिन साथ ही साथ हम चैलेंजेस की बात करते हैं, चाहे हम देखते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग जो इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, काफ़ी महंगे हैं। इंटरनेट की कनेक्टिविटी हर जगह नहीं है, तो चैलेंजेस भी काफ़ी सारे हैं, सिक्योरिटी इशू है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के क्या स्कोप हैं, क्या चैलेंज है, चुनौतियां हैं, उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए, जब हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं ना, तो शिक्षा के क्षेत्र में आज की बात अगर हम बात करें, ठीक है, तो डिजिटल प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, तकनीकी की बात करते हैं, और इंटरनेट की बात करते हैं। तो जैसे जैसे ये चीज़ें आई, ठीक है, इंटरनेट आया, अगर आज के टाइम में हम बात करें, स्मार्ट बोर्ड की बात करते हैं, स्मार्टफोन की बात करते हैं, टैब की बात करते हैं, तो जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसमें डेवलपमेंट हुई, आगे बढ़ने लगा, नई नई टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट आया, और इसके साथ हम देखते हैं कि ऑनलाइन शिक्षण अधिगम भी बहुत तेजी से लोकप्रिय हो गया। आज की डेट में अगर हम बात करें, जैसे आपके बीएड में भी मूक कोर्स आ गया कि ऑनलाइन आपको कोर्स करना ही करना है। इसके अलावा आप देखेंगे, आप अपने घर में बैठे बैठे दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। आप ऑनलाइन एडमिशन लेंगे, ठीक है, घर बैठे बैठे लैपटॉप के थ्रू आप एडमिशन लीजिए और अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए, और ऑनलाइन आप घर बैठे बैठे एग्ज़ाम दीजिए, और फिर आपकी जो डिग्री है, आपका रिजल्ट है, वो भी ऑनलाइन आपको मिल जाता है। तो हम देख रहे हैं कि आज आज का जो टाइम है ना, डिजिटलाइजेशन का टाइम है,
ठीक है। इंटरनेट है आपके पास, इंटरनेट कनेक्टिविटी है आपके पास, लैपटॉप है आपके पास, टैब है आपके पास, मोबाइल फ़ोन है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो धीरे 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 देख रहे हैं कि हम आप दुनिया में आप किसी भी कोने पर आप बैठे बैठे घर बैठे बैठे अपना आप डिग्री ले सकते हैं, डिप्लोमा ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम में अगर हम बात करें तो आज की डिमांड है ऑनलाइन, अगर हम कोर्सेज की बात करें तो ये आज की डिमांड है, तो इसलिए ऑनलाइन शिक्षण अधिगम बहुत ही तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अगर हम स्कोप ऑफ ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की बात करें तो इट इनेबल्स टीचर टू रीच अ ग्लोबल ऑडियंस, की शिक्षकों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। तो अब देखिए ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब टीचर का दायरा है सिर्फ उसके क्लासरूम तक नहीं है, ठीक है। चाहे हम यूट्यूब की बात करें, देखिए जैसे खान सर की हम बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, और इसके अलावा अभी जो आप वीडियो भी देख रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आप यूट्यूब पे ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो टीचर्स के लिए, जो पहले था कि क्लासरूम में 40-50 बच्चों को, 100 बच्चों को पढ़ा रहा होता था, अब जो टीचर का जो टीचिंग का दायरा है ना काफ़ी बढ़ गया है, तो ये शिक्षकों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, ठीक है। अब सिर्फ क्लासरूम या एक पर्टिकुलर एरिया तक टीचर्स की ऑडियंस नहीं है, उस स्टेट में, उस कंट्री में, और भी कंट्री के जो बच्चे हैं वो भी उसको देख रहे हैं, वो भी उससे पढ़ रहे हैं। तो इट इनेबल्स टीचर्स टू रीच अ ग्लोबल ऑडियंस, के शिक्षकों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है ऑनलाइन टीचिंग, ठीक है। हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की बात करेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करेंगे, जो ये संसाधन है इसकी बात करेंगे, तो इनकी हेल्प से ही पॉसिबल है। अब प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, और भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन, कि दुनिया भर के विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जो भी मनपसंद की यूनिवर्सिटी है आप वहाँ पे देखिए, वहाँ पे अगर ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं और आप जो कोर्स करना चाहते हो कोर्स हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे आराम से अपनी जो है ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप वहाँ से अपनी डिग्री ले सकते हैं। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग टू स्टूडेंट, की विद्यार्थियों को सीखने में लचीला पन प्रदान करता है। बच्चे अपनी स्पीड से आराम से बच्चा सीख सकता है, कोई ऐसी मतलब जल्दबाजी नहीं होती, ठीक है। तो बच्चा अपनी हिसाब से बच्चा सीख सकता है, समझ सकता है, जान सकता है। अब एक ही वीडियो है, आप एक बार देखेंगे, 10 बार देखेंगे, जब तक आपको समझ में ना आए आप तब तक आराम से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। थ्रू दिस स्टूडेंट कैन एक्सेस वेरियस लर्निंग रिसोर्सेज, कि इसके जरिए विद्यार्थी विभिन्न अधिगम संसाधनों तक पहुँच सकता है, ठीक है। तो जैसे देखिए अगर आप अपना स्मार्टफोन है आपके पास, तो एक ही टॉपिक आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, ठीक है, आप यूट्यूब पे उसको देख लीजिए। यहाँ तक कि हम ई लाइब्रेरी की हम बात करते हैं, ठीक है, ई बुक्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसके जरिए विद्यार्थी अधिगम के जो अलग अलग संसाधन है पहुंच सकता है, और उनके माध्यम से बच्चा सीख सकता है, चीज़ों को जान सकता है, ठीक है। आप ई बुक्स आप पढ़िए, ठीक है, गूगल पे आप इस टॉपिक को सर्च कीजिए, वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब पे सर्च कीजिए, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे, जो आपको अच्छे से समझ में आए उसको देखिए, ठीक है। इसके अलावा मैनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड टूल्स अलाउ फॉर पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, के कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, टूल है, व्यक्तिगत अधिगम की जो अनुभव की जो अनुमति देते हैं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप जहाँ से आप सीखना चाहें आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो इसके द्वारा विद्यार्थी अपनी गति से प्रगति करता है, ठीक है। इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, की यह भौतिक बुनियादी ढांचे, जैसे हम क्लासरूम की बात करते हैं कि पढ़ने के लिए आपको स्कूल जाना पड़े, आपको कॉलेज जाना पड़े, तो इस तरह का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करता है, और आप घर बैठे बैठे ही चीज़ों को सीख सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं। तो इट कैन बी मोर एक्सेसिबल फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, और जो बच्चे डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा सुलभ है, ठीक है। उनको आने जाने की इस तरह की जो दिक्कत है वो काफ़ी हद तक उससे बच्चा बच सकता है, ठीक है। तो देखिए हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। और अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं, ठीक है, तो चैलेंजेस क्या हैं, तो सबसे पहले ऑनलाइन एजुकेशन कैन इंक्रीज इनक्वालिटी। हम बात तो कर रहे हैं कि बच्चा घर बैठे बैठे कोई भी डिग्री कर सकता है, कोई भी कहीं से भी दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर वहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं तो वहाँ से कोर्स कर सकता है। लेकिन देखिए इसके लिए आप घर बैठे बैठे कर तो सकते हैं, लेकिन आपके पास इंटरनेट, एक अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए। मान लो कोई दूर दराज अगर ट्राइबल एरिया में, ठीक है, अगर कोई बच्चा है वो करना चाहे
तो वहाँ पर ना अच्छे से इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ना उसके पास वो संसाधन है, तो कहाँ से करेगा। ठीक है। तो ऑनलाइन शिक्षा असमानताओं को बढ़ा सकती है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा की बात करते हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, उसमें खर्चा है, आप लैपटॉप लेंगे, आप स्मार्टफोन लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी सारे पैसे चाहिए। तो एक और तो हम शहरों में देखते हैं कि बच्चे आराम से इस तरह के कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन आप ट्राइबल एरिया में जाएंगे, आप डेजर्ट एरिया में जाएंगे, हिली एरिया में जाएंगे, जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो गैप हमें देखने को मिलता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन कैन इंक्रीज इनक्वलिटी, कि इससे शिक्षा में असमानता मतलब हमें देखने को मिल सकती है, कि कुछ बच्चे कर सकते हैं और जिनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है वो नहीं कर सकते चाह कर भी। मैनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एक्सेस टू इंटरनेट कनेक्शन एंड डिवाइसेस। जैसे मैंने आपको बात कही कि कई जो असमानताएं यही तो है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास ना मोबाइल फ़ोन है, ना लैपटॉप है, ना इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो वो बच्चे कैसे करेंगे, किस तरह के इस तरह के कोर्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है। कीपिंग स्टूडेंट इंगेज इन एन ऑनलाइन एनवायरनमेंट कैन बी चैलेंजिंग। देखिए अपने एक्सपीरियंस को याद कीजिए, ऑनलाइन जब क्लासेस होती हैं, ठीक है, तो जैसे ऑफलाइन क्लास में क्लासरूम में हम देखते हैं तो टीचर का ध्यान सभी बच्चों पे होता है, ठीक है, कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा तो तुरंत उस बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया। तो टीचर चाहे तो क्लास में सभी बच्चों को एंगेज कर सकता है, एक्टिव रख सकता है, लेकिन अगर ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर है बहुत सारे बच्चे हैं क्या करते हैं, वीडियो ऑफ कर दिया, ठीक है, क्लासेस चल रही है, कोई सो रहा है, मतलब वहां पे हम देखते हैं कि हर किसी बच्चे के लिए इस तरह अपना जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। आप सब ने भी इस तरह की जो चीज़ें हैं, ऑफलाइन जितना टीचिंग जो मतलब हम देखते हैं ना कि जितना इफेक्टिव होता है, ऑनलाइन हम देखते हैं उतना ज़्यादा इफेक्टिव ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है। तो विद्यार्थियों को ऑनलाइन वातावरण में व्यस्त रखना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिस तरह से ऑफलाइन में रख सकते हैं उस तरह से ऑनलाइन में रखना बहुत मुश्किल होता है। मतलब ऑफलाइन में तो सारे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में कोई पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा, किसी ने सिर्फ वीडियो जो है क्लास ऑन करके मतलब छोड़ दिया, फिर क्या। ठीक है। तो इसमें पारंपरिक कक्षा शिक्षण अधिगम के सामाजिक पहलुओं का अभाव होता है। पारंपरिक हम देखते हैं ना क्लास में, नॉर्मली क्लास में जब बच्चा पढ़ता है तो एक तरह से बच्चों का धीरे धीरे क्लास में सबके साथ बच्चा घुल मिलकर सीखता है, तो एक तरह से बच्चों का सोशलाइजेशन भी होता है। लेकिन यहाँ पर जब ऑनलाइन है कि बच्चा हर कोई अपने घर बैठे बैठे मतलब इंडिविजुअली सीख रहा है, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं ना शिक्षण अधिगम के सामाजिक पहलू है, इसलिए उसका अभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है। इसलिए इसमें विद्यार्थियों के सामाजिक और भावनात्मक विकास पर असर पड़ सकता है, बिल्कुल असर पड़ सकता है। क्लास में बच्चा सबके साथ मिलकर सीखता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि सोशलाइजेशन होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर सीखता है, साथ बच्चे रहते हैं, साथ चीज़ों को सीखते हैं, खेलते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। ठीक है। एक यूनिटी वाली फीलिंग आती है, एक हम वाली फीलिंग आती है। लेकिन इंडिविजुअली सीखेंगे तो ना तो सोशल डेवलपमेंट हो सकता है, ना इमोशनल डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है। इट कैन ऑल्सो मेक असेसिंग स्टूडेंट लर्निंग मोर चैलेंजिंग। और साथ ही साथ देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन में तो आप बच्चों को क्या कर सकते हो, आप बच्चा कितना सीख रहा है बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हो, फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं आपको बच्चों के बारे में पता चलता है कि कौन सीख रहा है कौन नहीं सीख रहा। लेकिन यही चीज अगर हम देखते हैं ऑनलाइन में, तो बच्चों को असेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सिर्फ क्या कहेंगे कि समझ में आया, बच्चे हाँ समझ में आ गया, ठीक है, आप किसी एक से क्वेश्चन पूछेंगे, पता चला वहां से उसका आंसर ही नहीं आ रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो ज्यादा चैलेंजिंग है। टीचर में लैक द नेसेसरी टेक्निकल स्किल एंड एक्सपीरियंस। अगर टीचर्स को ही जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसके बारे में ही ना पता हो, किस तरह से लैपटॉप में जो अलग अलग जो फीचर्स हैं, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म है, चाहे हम जूम की बात करते हैं, गूगल मीट की बात करते हैं, अगर टीचर को ही सही सही यूज ना करना है तो फिर कैसे करेगा। बहुत बार ऑनलाइन कोविड में ये भी हुआ कि टीचर्स को नहीं आता था, तो उनके बच्चे चीज़ों को जो है वो क्लासेस में किस तरह से मतलब लैपटॉप में प्लेटफॉर्म पे जाएं, किस तरह से क्लास में एंटर करना है, ठीक है, तो वो दूसरों की हेल्प लेते थे। और लैक ऑफ ट्रेनिंग अमंग टीचर, कि अगर शिक्षकों में ही प्रशिक्षण की कमी हो, उनको इन चीज़ों के बारे में ना बताया जाए, ट्रेन ना किया जाए, ठीक है, तो दिक्कत है, क्लास कैसे होगी। ठीक है। टीचर किस तरह से ऑनलाइन जो हम बात करते हैं वो बिल्कुल एक इफेक्टिव तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएगा जब टीचर्स को ही उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। ठीक है।
तो शिक्षकों में ऑनलाइन शिक्षण और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता का अभाव। अगर जागरूकता हो गई नहीं उनकी चीज बारे में, टीचर को पता नहीं होगा तो ऑनलाइन टीचिंग कैसे करेगा, ठीक है। एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज एंड प्रोग्राम, की ऑनलाइन पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है, ठीक है। अगर इस चीज को इंश्योर ना किया जाए तो फिर वो सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग तो होगी लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं आएगी, ठीक है। और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। जब ऑनलाइन हम कोर्सेज की बात करते हैं तो बच्चों का सारा ऑनलाइन डाटा है तो उसको भी सेव करना ताकि गलत हाथों में, दूसरे हाथों में बच्चों की जानकारी ना जाए। तो ये सारे क्या है, इसके लिए चैलेंज है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग का क्या स्कोप है, क्या क्षेत्र है, कहाँ पे इसकी जरूरत है। और दूसरा हमने इसके चैलेंज के बारे में पढ़ा कि अगर किसी का कोई अच्छी चीज होती है तो हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंज भी होते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं एथिक्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग, की ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के कौन कौन से एथिक्स होते हैं। जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में देखते हैं कि क्लासेस के अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होता है जिसको फॉलो करना जरूरी होता है। उसी तरीके से ऑनलाइन क्लास की जो होती है, टीचिंग लर्निंग होते हैं, उसके भी अपने कुछ एथिक्स होते हैं जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। कोविड टाइम में तो आपने बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस ली होंगी, तो वहां पे भी आपको पता होगा कि क्लास में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिसका फॉलो करना बहुत जरूरी है। और ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं और जो ऑफलाइन होती है दोनों में बहुत अलग होते हैं, दोनों के रूल्स नियम बहुत अलग होते हैं। तो इस वीडियो में हम ऑनलाइन जो टीचिंग लर्निंग है उसके एथिक्स की बात करेंगे कि कौन कौन से एथिक्स होते हैं और उनको फॉलो करना, उनका पालन करना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले अगर ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की बात करें तो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग है इट्स ऑन एथिक्स, की ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की अपनी नैतिकता होती है। और टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन एजुकेशन, हेंस इट इज नेसेसरी टू फॉलो एथिकल गाइडलाइंस टू एंश्योर अ पॉजिटिव एंड फेयर टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। जैसे जैसे देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की एक भूमिका महत्वपूर्ण हो रही है, इसलिए एक सकारात्मक और निष्पक्ष शिक्षण अधिगम वातावरण सुनिश्चित करने के लिए जो नैतिक दिशा निर्देश है उनका पालन करना बहुत जरूरी है। तो ये कौन कौन से हैं उसको भी हम देखते हैं। सबसे पहला है देखो प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी। तो हम देखते हैं कि ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं हर कोई अपने अपने घर से लेता है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है, टीचर के लिए भी जरूरी है कि रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ स्टूडेंट की जो प्राइवेसी है, उसकी निजता है, उसका सम्मान करें। और सेकंड चीज क्या है, इंश्योर दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज फॉर टीचिंग कंप्लाई विथ डाटा प्रोटेक्शन लॉस एंड मेंटेन डाटा सिक्योरिटी। की जो भी ऑनलाइन आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, चाहे हम जूम यूज कर रहे हैं, गूगल मीट यूज कर रहे हैं, या कोई भी सॉफ्टवेयर हम उसको यूज करें, तो इस चीज को इंश्योर करना कि डेटा सुरक्षा के जो नियम है उसका अनुपालन करें और आप सबकी जो क्लास है उसकी जो एक निजता है उसका उसको बनाए रखें, ठीक है। सेकेंड है डिजिटल रूल, डिजिटल नियम। अब डिजिटल नियम क्या है, प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल बिहेवियर ऑनलाइन, कि ऑनलाइन जिम्मेदार और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना। और साथ ही क्लास में एक इस तरह का कल्चर डेवलप करना, एक इस तरह की संस्कृति प्रोत्साहित करना जहाँ पे बच्चे एक दूसरे के साथ सम्मान करें, ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे के साथ मिलकर डिस्कशन करें और चीज़ों को सीखें। थर्ड है एक्सेसिबिलिटी, सरल उपयोग या पहुंच की बात करें तो इस तरह से आपको कंटेंट डेवलप करना है, इस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, इस तरह से बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड करना है कि जो बच्चा इजीली एक्सेस कर सके, उसे आसानी से चीज़ें समझ में आ सके। और एंश्योर डैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर एक्सेसिबल टू ऑल इंडिविजुअल, की जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप चूज कर रहे हैं वो सभी बच्चे हैं उसको इजीली एक्सेस कर सकें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसको भी प्रॉपर्टी तो आप सबको पता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा का मतलब है कि जैसे आपने कोई बुक लिखी, ठीक है, तो बुक आपकी है, आपकी क्रिएशन है, तो मतलब वो किसकी प्रॉपर्टी हुई, आपकी प्रॉपर्टी हुई। आपने कोई पेपर लिखा, ठीक है, आपने कोई चैप्टर लिखा, तो ये सब क्या हुआ, इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो रिस्पेक्ट कॉपीराइट लॉस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, की कॉपीराइट जो कानून है और बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करें। किस तरह से करेंगे, कि अगर मान लो किसी दूसरे का कोई कंटेंट है, कोई मटेरियल है, तो आप
एक तो उससे बिना पूछे आपको लेना नहीं, ठीक है। आप अगर ले भी रहे हो तो आपको बताना है, मेंशन करना है कि जिस इंसान का आपने कंटेंट लिया है, ठीक है, उसका नाम मेंशन करना है, उसको क्रेडिट देना है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको भी पता होनी चाहिए, और ये चीज़ आप अपने क्लास में बच्चों को भी बताओ कि अगर आप किसी बुक से किसी के पेपर से कोई कंटेंट ले रहे हो तो आप उसका नाम मेंशन करो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। किसी इंडिविजुअल का अपना जो उसका वर्क होता है, उसका जो काम होता है, उसका पेपर होता है, उसकी बुक होती है, उसका कोई आर्टिकल होता है, तो उसकी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए हमें उसका सम्मान करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हमने उससे बिना पूछे लिया, ठीक है, तो बिना पूछे लिया और दूसरा उसको क्रेडिट भी नहीं दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक तरह से ये प्लेजरिज्म हुआ, ये चोरी हुई, ठीक है। प्रोफेशनल कंडक्ट, पेशेवर आचरण, तो देखिए जरूरी है, टीचर के लिए जरूरी है कि आप एक प्रोफेशनल कंडक्ट कीजिए, ठीक है, एक पेशेवर आचरण कीजिए। मेंटेन प्रोफेशनलिज्म इन ऑल ऑनलाइन इंटरेक्शन विद स्टूडेंट, कॉलीग्स एंड पेरेंट्स, की चाहे आप पेरेंट्स से बात कर रहे हो, स्टूडेंट से बात कर रहे हो, कॉलीग से बात कर रहे हो, एक प्रोफेशनल जो कंडक्ट बिहेवियर है आपको उसको फॉलो करना चाहिए। अवॉइड इंगेजिंग इन अप्रोप्रिएट और ऑफेंसिव बिहेवियर, की अनुचित और आपत्तिजनक व्यवहार करने से बच्चे ना खुद करें, ना बच्चों को ऐसा करने दें, उनको भी समझाएं। सेट क्लियर बाउंड्रीज एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर कम्युनिकेशन, कि संचार के लिए स्पष्ट सीमाएं और अपेक्षित निर्धारित करें, कि संचार के लिए क्या क्या सीमाएं होनी चाहिए, सबको फॉलो करना बहुत जरूरी है। और एंश्योर दैट कम्युनिकेशन चैनल आर यूज फॉर एजुकेशनल पर्पजेस, की इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो भी कम्युनिकेशन के लिए जो भी आप चैनल यूज कर रहे हो, ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसका उद्देश्य एजुकेशनल होना चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट, सूचित सहमति, तो ये क्या होता है इन्फॉर्म कंसेंट? इसका मतलब है कि ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट व्हेन यूजिंग टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग स्टूडेंट, की जब आप बच्चों पे नज़र रख रहे हो, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन जो क्लास हो रही है आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, बच्चों पे नज़र रख रहे हो, तो यहाँ पे भी बच्चों को बताना जरूरी है कि आप उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है, किस पर्पज से कर रहे हो, वो भी आपको बताना जरूरी है। और टेक लिटरेसी एंड सपोर्ट मतलब उन विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त तकनीकी सहायता प्रदान करें जिन्हें ऑनलाइन सीखने के माहौल में अभी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उनको इस तरह से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यहाँ पे सीखने की दिक्कत हो रही है, तो उनको इस तरह की टेक लिटरेसी आप उनको प्रदान करें, उनको अवेयर करें। और यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और टूल को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए आवश्यक डिजिटल साक्षरता कौशल है, कि मतलब जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ इंश्योर करो कि बच्चा भी उसको इजीली यूज कर सके, उसको यूज़ करने में बच्चों को किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हमने बात की कि जो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग है उसके अपने क्या क्या एथिक्स होने चाहिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने मोबाइल में अलग अलग ऐप का यूज़ करते होंगे, चाहे हम फेसबुक की बात करें उसका ऐप है, चाहे हम व्हाट्सअप की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, जीमेल की बात करें, चाहे कोई और एप्लीकेशन की बात करें, तो आप इनका ऐप यूज़ करते होंगे। और अगर आप लैपटॉप की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो उसमें आप अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। तो इन ऐप्स ने, इन सॉफ्टवेयर ने आपकी लाइफ काफ़ी आसान बना दी होगी, लेकिन इस वीडियो में, इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि इस दिशा में भारतीय पहल क्या है, इंडियन इनिशिएटिव क्या है, भारत सरकार ने इस दिशा में क्या कार्य किए हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है? इंडियन इनिशिएटिव्स इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड शेयरिंग ऑफ डिजिटल कंटेंट। देखिए, डिजिटल कंटेंट क्या होता है? मान लो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो ये डिजिटल कंटेंट हो गया। इसके अलावा आपके पास कोई पीडीएफ है, कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो आप नोट्स के रूप में उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, जीमेल पर शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, तो वो भी क्या हो गया? डिजिटल कंटेंट, मतलब पेपरलेस, जहाँ पर पेपर का कोई यूज नहीं है। आप अपने मोबाइल के थ्रू, आप अपने कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू जो कंटेंट है आप दूसरों को शेयर कर रहे हैं डिजिटली, तो इसको हम कहते हैं डिजिटल कंटेंट। आजकल आप सब करते होंगे। मान लो गूगल पे आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक ढूंढ रहे हैं, उसका कोई आपको पीडीएफ मिला, कोई अच्छा लिंक मिला, आपको लगा कि नहीं ये हमारे काम का है, तो आपने उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया, तो इसे क्या कहते हैं? डिजिटल कंटेंट। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और डिजिटल सामग्री साझा करने में इस दिशा में भारतीय पहल क्या है, हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं।
ठीक है। मतलब ओपन की अगर हम बात करें तो मतलब ओपन फॉर ऑल। ठीक है। तो इट इज सॉफ्टवेयर दैट इज फ्रीली अवेलेबल फॉर एनीवन टू यूज। मतलब इस तरह के सॉफ्टवेयर सभी के लिए होते हैं। ठीक है। कोई भी इसको यूज कर सकता है, कोई भी इसको मॉडिफाई कर सकता है एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसके एग्जांपल क्या है? मोजिला फायरफॉक्स आप में से काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे, वीएलसी मीडिया प्लेयर, ठीक है, लाइनेक्स। तो इस तरह के इसके एग्जांपल हैं किसके? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है कि इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी इसमें मॉडिफाई कर सकता है, कोई डिस्ट्रीब्यूट की हम बात करते हैं। ठीक है। तो इसे हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जांपल मोजिला फायरफॉक्स, वीएलसी मीडिया प्लेयर। वीएलसी मीडिया प्लेयर आप सब काफ़ी यूज़ करते होंगे और मोजिला फायरफॉक्स भी है, काफ़ी लोग यूज करते होंगे। ठीक है। अब अगर हम डिजिटल कंटेंट की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल कंटेंट इज एनी इंफॉर्मेशन दैट इज इन डिजिटल फॉर्म। जैसे पीडीएफ की बात करें, हम वीडियोस की बात करें, इमेजेस की बात करें, वेब पेजेस की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, सोशल मीडिया पोस्ट जो अपने आप फेसबुक पे डालते हैं, आप इंस्टाग्राम पे डालते हैं। ठीक है। तो जीपीएस मैप्स की बात करें तो ये सारा क्या है? ये सारे डिजिटल कंटेंट है, मतलब पेपर लेस। ठीक है। आजकल मोस्टली यही यूज हम करते हैं। हम अक्सर क्लास में हमारी चलती है तो टीचर से भी हम कहते हैं कि आप जो है उसका हमें पीडीएफ दे दीजिए। ठीक है। इजीली शेयर करना भी काफ़ी इजी होता है, पढ़ना भी काफ़ी इजी होता है। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? डिजिटल कंटेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल कंटेंट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इस दिशा में भारतीय पहल क्या है, इंडियन इनिशिएटिव क्या है। इंडियन इनिशिएटिव्स इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड शेयरिंग ऑफ डिजिटल कंटेंट। ठीक है। तो इंडियन इनिशिएटिव क्या क्या है, हम एक एक करके बात करेंगे। डिजिटल इंडिया हो गया, ओपन फोर्स हो गया, ओपन सोर्स पॉलिसी हो गई, स्वयं हो गया। स्वयं तो देखिए काफ़ी जाना पहचाना है ना, क्योंकि आप जो मूक कोर्स कर रहे हैं वो भी स्वयं के थ्रू ही आप अपना मूक कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में आप जो करते हैं तो एक कहाँ पे आप कर रहे हैं? स्वयं के थ्रू। ओपन एक्सेस इंडिया एंड स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट। तो ये क्या है? इंडियन इनिशिएटिव्स हैं। एक एक करके हम बात करते हैं। अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करें तो देखिए डिजिटल इंडिया आजकल आप देखें, आप चाहे हम शॉपिंग की बात करें, आप बैंकिंग की बात करें, ठीक है, आप घर बैठे बैठे सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं। ठीक है। आपके सीधा अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, आप उस पैसे का ट्रांजैक्शन अपने मोबाइल के थ्रू कहीं भी कर सकते हैं। आप घर बैठे बैठे आप खाना मंगा सकते हैं। ठीक है। आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप कैब बुक कर सकते हैं। तो मतलब लाइफ काफ़ी इजी हो गई है। तो ये क्या है? ये डिजिटल इंडिया है। चीज़ों का डिजिटलाइजेशन हो रहा है। एक टाइम आपको अगर शॉपिंग करनी होती थी पहले तो आपको मार्केट जाना पड़ता था। आज आप अपने अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे आप क्या करो, आप देख लो जो आपको चीज़ें लेनी है, आप उसको ऑर्डर करो और वो आपके घर पर ही आ जाएगी। मतलब चीज़ों का डिजिटलाइजेशन हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें, एक टाइम ऐसा था कि सबको सैलरी कैश में मिलती थी। ठीक है। चेक में मिलती थी। आजकल देखो सीधा आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? चीज़ों का डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2005 बाय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा 2015 में शुरू किया गया। इट्स एम इज टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। इसका उद्देश्य क्या है? देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना। ठीक है। आजकल आप देखो, आप कहीं शॉपिंग करने के लिए जाओ, यहाँ पे यहाँ तक कि अगर बाजार बाजार में भी कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? आपको कैश देने की जरूरत नहीं, आप तुरंत अपने मोबाइल से आप क्या कर सकते हैं? पेमेंट आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो टुडे वेरियस सेक्टर लाइक एजुकेशन, बैंकिंग, बिजनेस एक्सेट्रा आर बिकमिंग डिजिटल। तो हम देखते हैं आजकल सभी क्षेत्र, चाहे हम शिक्षा की बात करें, ऑनलाइन एजुकेशन की बात हम करते हैं। ठीक है। चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे कंटेंट की बात करें, आप अपने मोबाइल के थ्रू पढ़ सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो आज चाहे हम शिक्षा की बात करें, बैंकिंग की बात करें, व्यापार की बात करें, अलग अलग क्षेत्र देखते हैं, धीरे धीरे सभी चीज़ों का सभी क्षेत्रों का डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो एक पहल क्या हो गया? डिजिटल इंडिया। उसके बाद अगर हम ओपन फोर्स की बात करते हैं तो इट वाज लॉन्च इन 2005 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। किया 2015 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये क्या है? इट्स अ कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ई गवर्नेंस एप्लीकेशन की। यह ई गवर्नेंस अनुप्रयोगों के विकास के लिए एक सहयोग मंच है। और इसका उद्देश्य क्या है? इनोवेटिव प्रोड्यूस इनोवेटिव मॉडर्न स्टैंडर्डाइज एंड हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। ओपन फोर्ज क्या करता है कि इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोड्यूस इनोवेटिव
मॉडर्न स्टैंडर्डाइज एंड हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर है, ऐप हैं, उसको तैयार करना। तो कुछ ऐप जो हैं आप यूज़ करते होंगे, कौन कौन से? डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या है? आजकल देखिए आपके जितने भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है ना, आपको अपने साथ लेके जाने की कहीं जरूरत नहीं है, डिजिटल लॉकर है। आप क्या कर सकते हैं, डिजी लॉकर डाउनलोड कीजिए, ठीक है, अब ऐप के थ्रू प्ले स्टोर पे जाके, और आप अपनी जो भी चाहे सर्टिफिकेट हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स तो यहाँ पर आपको खुद ही आपको सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। और भी डॉक्यूमेंट है उसका पीडीएफ बना के आप सीधा डिजी लॉकर में सेव कर सकते हैं। तो जो डिजी लॉकर है, ये जो ऐप है, ठीक है, इस ये किसने जो बनाने का किसका श्रेय जाता है? ओपन फोर्स का। तो डिजी लॉकर हो गया, स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, ईआरपी नेक्स्ट हो गया, ई मार्केट प्लेस हो गया। तो इस तरह के जो हम ऐप्स की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो इस तरह के हाई क्वालिटी जो सॉफ्टवेयर है, ऐप है, उसके निर्माण करने का कार्य किसका है? ओपन फोर्स का है, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग डिजी लॉकर इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। क्या फ़ायदा है? देखिए, डिजी लॉकर गवर्नमेंट की ऐप है। तो अब आपको आपके पास जो भी डिग्री है, आपके सर्टिफिकेट हैं, सारे आप अपने डिजी लॉकर में सेव कर सकते हैं। तो आपको कहीं ले जाने की, मतलब डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं, आप इसके थ्रू भी आप मतलब अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन फोर्स। फिर ओपन सोर्स पॉलिसी की बात करते हैं। तो ये पॉलिसी क्या है? भारत सरकार ने विभिन्न विभागों में ओपन सोर्स नीतियों को सक्रिय रूप से अपनाया है। इसके द्वारा सरकार का लक्ष्य लागत कम करना और स्थानीय रूप से अनुकूलन योग्य सॉफ्टवेयर के विकास को बढ़ावा देना। तो ओपन सोर्स पॉलिसी, धीरे धीरे पेपरलेस काम धीरे धीरे होता जा रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि चीज़ें बिल्कुल डिजिटली होती जा रही हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन आपके आसपास कोई संस्था है, ठीक है, एसडीएम के ऑफिस में भी हम देखते हैं, तो ऑनलाइन आप चीज़ों को, सर्टिफिकेट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके द्वारा सरकार का लक्ष्य लागत कम करना है और स्थानीय रूप से अनुकूलन योग्य सॉफ्टवेयर के विकास को बढ़ावा देना है, ताकि चीज़ें धीरे धीरे सारी चीज़ें डिजिटल होने लगे। फिर हम स्वयं की बात करते हैं। तो देखिए, स्वयं आप इससे तो इसको तो जानते ही होंगे, क्योंकि आप अपना मूक कोर्स भी कर रहे हैं, स्वयं के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो इट वाज लॉन्च ऑन जुलाई 2017 बाय एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका नाम बदल के 2020 में क्या हो गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको पहले एमएचआरडी कहते थे। इट प्रोवाइड्स ऑनलाइन कोर्सेज फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स, की है विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। और आप सभी ऑनलाइन कोर्स कर रहे होंगे स्वयं के थ्रू। इट प्रोवाइड्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मूक फॉर अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, कर रहे होंगे आप सब। तो आप सबको इसके बारे में पता है कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपने फील्ड के हिसाब से आप ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं। ओपन एक्सेस इंडिया की बात करें तो इट इज़ अ ग्रुप प्रोमोटिंग ओपन एक्सेस, ओपन डाटा एंड ओपन एजुकेशन, कि एक ऐसा समूह है जो खुली पहुंच, ठीक है, खुला डेटा, ओपन डाटा एंड खुली शिक्षा को बढ़ावा देता है, ओपन एजुकेशन फॉर ऑल। The group collaborates with various stakeholders, including researchers, institutions, and policymakers to promote openness in research and education। की ये समूह अनुसंधान और शिक्षा में खुलेपन को बढ़ावा देने के लिए, चाहे हम रिसर्चर्स की बात करें, शोधकर्ता की बात करें, संस्थान की बात करें, नीति निर्माता, पॉलिसी मेकर्स की बात करते हैं, सहित विभिन्न हितधारक, ठीक है, उनके साथ सहयोग करता है। और स्टेक होल्डर्स में एजुकेशन से जुड़े जो भी लोग होते हैं सारे इसमें आ जाते हैं। तो ओपन एक्सेस इंडिया और स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो एक किसने लॉन्च किया? आईआईटी बॉम्बे ने इसको लॉन्च किया। एंड इट फोकसेस ऑन टीचिंग एंड लर्निंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, की ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को पढ़ाने और सीखने पर केंद्रित है, ठीक है, मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू टीचिंग एंड लर्निंग उस पर केंद्रित है। इट एम्स टू एम्पावर इंडिविजुअल स्पेशली स्टूडेंट विद स्किल इन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी थ्रू इजी टू फॉलो वीडियो ट्यूटोरियल्स, की इसका उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों और स्पेशली हम बात करें स्टूडेंट को आसानी से समझ आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से ओपन सोर्स तकनीकों में कौशल प्रदान करना, ताकि ओपन हम एजुकेशन की बात करें, ठीक है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी की बात करें, तो बच्चों में इससे बच्चे जो हैं अवेयर हो सके, ठीक है, जागरूक हो सके, इस तरह की जो स्किल है उसका यूज कर सके, इसमें बच्चों का कौशल डेवलप करना। तो इसके लिए स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स की बात की, ठीक है, डिजिटल कंटेंट की बात की। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस दिशा में भारतीय पहल क्या है, इंडियन इनिशिएटिव क्या है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एलएमएस मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। फिर हम ओईआर की बात करेंगे, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। और फिर हम जानेंगे मूक्स के बारे में, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो इन तीनों में से मूक के बारे में तो आप जानते ही होंगे क्योंकि आप एक कर भी रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एलएमएस, ओईआर और मूक की बात करेंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले अगर हम इन तीनों की बात करें तो दीज आर रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, के शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। अब इसमें प्रौद्योगिकी कहाँ से आ गई, क्योंकि अगर हम चाहे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, ओपन एजुकेशन रिसोर्स की बात करें, मूक्स की बात करें, इन तीनों चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी का होना, आईसीटी का होना जरूरी है, बिना उसके ये अधूरे हैं। बट देयर ऑब्जेक्टिव आर डिफरेंट, कि ये तीनों चीजें शिक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित तो हैं, लेकिन तीनों के जो उद्देश्य हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, शिक्षा प्रबंधन प्रणाली, तो ये जो इसका नाम है ना, इसी से हम इसको समझते हैं कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो लर्निंग को मैनेज कर रहा है। ठीक है, इट इज़ अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, की एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है। दिस प्लेटफॉर्म आर यूज इन स्कूल, कि स्कूल में भी यूज होता है, यूनिवर्सिटीज़ में भी यूज होता है, और जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि एलएमएस क्या है। इट इज़ अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, और कहाँ यूज किया जाता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट इज़ डिज़ाइन टू मैनेज, डिलीवर एंड ट्रैक एजुकेशनल कंटेंट एंड एक्सपीरियंस, की अगर हम एजुकेशन के क्षेत्र में बात करें, ठीक है, तो इट इज़ डिज़ाइन टू मैनेज, डिलीवर एंड ट्रैक एजुकेशनल कंटेंट एंड एक्सपीरियंस, की से शैक्षणिक सामग्री और अनुभवों को प्रबंधित करने, वितरित करने और ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कि मतलब हम एक स्कूल की बात करें, हम एक कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो वहाँ पर एक तरह से बच्चों का यहाँ पर सारा रिकॉर्ड, उनकी जो लर्निंग का रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है, तो उसके लिए ये सिस्टम काम करता है। तो इट प्रोवाइड्स टूल टू ऑर्गेनाइज एंड डिलीवर कोर्सेज, मैनेज यूजर एनरोलमेंट, ट्रैक प्रोग्रेस एंड एसेस परफॉर्मेंस, की अब पाठ्यक्रमों को व्यवस्थित करने, वितरित करने, उपयोगकर्ता नामांकन प्रबंधित करने और प्रगति को ट्रैक करने और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उपकरण प्रदान करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, के ऐसा सिस्टम जो स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, वहाँ पर जो लर्निंग है उसको सारा मैनेज कर रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड को ट्रैक कर रहा है, और चाहे हम उपयोगकर्ता की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, ठीक है, तो उनका एनरोलमेंट है उसको मैनेज करना। तो ये सारा जो काम है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का है। उसके बाद अगर हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं OER, तो इट इज फ्री एक्सेसिबल ओपनली लाइसेंस एजुकेशनल कंटेंट। जैसे हम एक एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, ओपन ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की बात करें, आपको कोई किसी टॉपिक के बारे में जानना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे। तो चाहे हम इग्नू का स्टडी मटेरियल की बात करते हैं, उसके पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे ओईआर की हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे, जैसे एनसीईआरटी भी है, इसकी भी अपनी ऐप्स हैं, ई पाठशाला है और भी हैं। ठीक है, एनआरओईआर, इस तरह के जो इसके ऐप्स हैं, तो वहाँ पर भी आपको जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसका पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। उसके जो चैप्टर्स हैं वो वीडियो फॉर्म में भी काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह के ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज जिसको आप यूज़ करते हैं बिल्कुल फ्री, उसके लिए आपको किसी तरह का कुछ पेमेंट नहीं करनी पड़ती, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। एजुकेशनल रिसोर्सेज तो हैं लेकिन ओपन फॉर ऑल, इट इज फ्री एक्सेसिबल, कि ये स्वतंत्र रूप से सुलभ, खुले तौर पर लाइसेंस प्राप्त शैक्षिक सामग्री है। ठीक है, फ्रीली एक्सेसिबल, हर कोई इसको यूज कर सकता है, ओपनली लाइसेंस एजुकेशनल कंटेंट। इट कैन बी यूज फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च, कि इसका उपयोग किस लिए किया जा सकता है, टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए और रिसर्च के लिए। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इट इंक्लूड्स एजुकेशनल कंटेंट सच एज टेक्स्ट बुक आता है, नोट्स आते हैं, वीडियोस आते हैं, क्विज़ेस आते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं।
इट इज़ मेड अवेलेबल टू द पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट, कि ये लोगों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन ठीक है, एक चीज़ समझने की बात है, फ्री उपलब्ध कराई जाती है तो मतलब एक कोई जो बुक्स हैं, ठीक है, तो ये हार्ड कॉपी भी नहीं, सारा आपको जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है आपको, सारा मतलब हम पीडीएफ फॉर्म में कह सकते हैं, वीडियो फॉर्म में कह सकते हैं। तो सारा का सारा जो है आप जो कैसे एक्सेस करेंगे, अपने मोबाइल के थ्रू एक्सेस करेंगे, अपने लैपटॉप के थ्रू ओपन एक्सेस करेंगे। और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपके लिए फ्री है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं ओपन एजुकेशन रिसोर्स। जो एजुकेशन रिसोर्स तो है, लेकिन किस तरह से आपको मिल रहा है, आपको जो टेक्स्ट बुक मिल रही है, तो टेक्स्ट बुक मतलब जैसे फ़ोन में आप करेंगे पीडीएफ फाइल होंगी उस तरह का आपको मिलेंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वीडियोस फॉर्म में मिलेंगे, क्विज़िस फॉर्म में मिलेंगे। तो सारे एक तरह से हम देखें तो ऑनलाइन, या हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। फिर हम मूक्स की बात करते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो देखिए, आपके बीएड फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में मूक्स हैं, और आप इसमें एनरोल भी हो चुके होंगे, आप एक कोर्स भी कर रहे होंगे, तो इसके बारे में आपको काफ़ी सारा पता होगा। दीज आर ऑनलाइन कोर्सेज, कि ये सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इसलिए तो इसका नाम है मूक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। दे आर डिज़ाइन फॉर मास पार्टिसिपेशन एंड ओपन एक्सेस विया द इंटरनेट, की इन्हें बड़े पैमाने पर भागीदार, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से खुली पहुंच के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें जितने लोग चाहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, अलग अलग एरिया है, अलग अलग फील्ड है, आपके अपने एरिया से रिलेटेड जो कोर्स करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, उसके माध्यम से आप एक कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कोर्स को करने में किसी तरह का कोई पेमेंट किसी तरह का कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। हाँ, लास्ट में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उस एग्जामिनेशन फीस आपको देनी पड़ेगी, बाकी कोर्स का किसी तरह का आपको कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। दे इंक्लूड वीडियोस, लेक्चर, इंटरेक्टिव क्विज़ेस, फोरम एंड अदर फीचर्स टू फैसिलिटेट लर्निंग, कि इनमें वीडियो व्याख्यान, इंटरेक्टिव क्विज है, फोरम है, और सीखने की सुविधा के लिए अन्य जो सुविधाएं हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो आप सब ये मूक्स कर रहे होंगे, ठीक है, आपने इसमें एनरोल किया, जैसे स्वयं जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आप मूव कर रहे होंगे, तो वहाँ पर देखते हैं किसी कोर्स के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होती। आप उसमें जो भी कोर्स आपके एरिया से रिलेटेड है आप उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आप वीडियोस देखिए, आप जो क्विज़ेस आते हैं आप उसको सॉल्व कीजिए। एक तरह से जैसे हम ऑफलाइन में हम देखते हैं ना कि आपको असाइनमेंट मिलते हैं तो आपको लिख के देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो असाइनमेंट है क्विज़ेस फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, आपको ऑनलाइन ही आपको उसको फिल करना पड़ता है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं, एंड दे आर ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, की जो एक कोर्स हैं, जैसे प्लेटफॉर्म तो हो गया स्वयं, तो वहाँ पे अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो उनके थ्रू एक कोर्स करवाए जाते हैं। और दे कैन बी एक्सेस बाय एनीवन विद एन इंटरनेट कनेक्शन, के इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। आप इस तरह के कोर्स को कर सकते हैं। तो इन तीनों कोर्स में खास बात क्या है कि शिक्षा से रिलेटेड तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी का भी होना कंपलसरी है। स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम जानेंगे, बात करेंगे रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर टीचर, की रिफ्रेशर कोर्सेज क्या होते हैं। तो देखिए, नाम से ही आप इसको समझ जाइए, रिफ्रेशर मतलब फिर से फ्रेश करना। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, हमारे सोसाइटी में चेंज आ रहा है, पढ़ने पढ़ाने के तरीके में काफ़ी बदलाव आया है, नई नई टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जो टीचर ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उनको आज के टाइम के हिसाब से तैयार करना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको तैयार करने के लिए, उनकी नॉलेज को अप टू डेट करने के लिए इस तरह के रिफ्रेशर्स कोर्सेज चलाए जाते हैं, ताकि आज के टाइम के हिसाब से टीचर्स को तैयार कर सकें। नए नए जो इवेल्युएशन के जो तरीके आ रहे हैं, ठीक है, नए नए पढ़ने पढ़ाने के अलग अलग सब्जेक्ट में तरीके आ रहे हैं, तो इन कोर्सेज के थ्रू टीचर जो है अपनी नॉलेज को अप टू डेट कर सकते हैं, और बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं रिफ्रेशर कोर्सेज की बात करेंगे, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, चाहे हम स्वयं की बात करें तो इनके थ्रू ये कोर्सेज कराए जाते हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं।
और सबसे पहले अगर हम रिफ्रेशर कोर्सेज की बात करते हैं, तो रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर टीचर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन कीपिंग एजुकेटर्स अप टू डेट विद द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड एंड इन्हेंसिंग देयर टीचिंग स्किल। की शिक्षकों के लिए जो रिफ्रेशर्स कोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनकी जो अलग अलग टीचर हैं, कोई सोशल साइंस से है, कोई मैथ से है, ठीक है, कोई साइंस से है, तो उनके एरिया में जो उनकी जो नॉलेज है उसको अप टू डेट करने के लिए इस तरह के कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो ये कोर्सेज अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो द स्वयं प्लेटफॉर्म इन इंडिया ऑफर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की। स्वयं पोर्टल जो है इस तरह के जो ऑनलाइन कोर्सेज है वो चलाता है। और आप भी तो फर्स्ट सेम में, सेकेंड सेम में स्वयं से ही आप अपने जो मूक है, आप वहाँ से आपने एनरोल कर लिया होगा या एनरोल करेंगे, तो आप भी स्वयं पोर्टल से ही जो ये ऑनलाइन कोर्स है आप करेंगे, ठीक है। Swam is an online learning platform initiated by Government of India, providing a wide range of courses across various subject and level। की अगर हम स्वयं की बात करें तो स्वयं क्या है? स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न विषयों और स्तरों पर पाठ्यक्रम की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, और बाकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके बहुत सारे कोर्सेज हैं। शॉर्ट टर्म, कुछ की ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म है, कुछ जो है लॉन्ग ड्यूरेशन की जो कोर्सेज ना, इस तरह से हम देखते हैं कि स्वयं बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज जो है प्रोवाइड करवाता है आपके हिसाब से। जो आपकी आपकी अपनी जो सब्जेक्ट है, ठीक है, आपकी जो फील्ड है, उस हिसाब से आप कोर्सेज कर सकते हैं। स्वयं पर विशाल ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विभिन्न विषयों को कवर करता है। मतलब स्कूल में पढ़ाए जाने वाले, कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले ऑलमोस्ट सभी विषयों को, सभी सब्जेक्ट को जो है स्वयं है कवर करता है, ठीक है। तो जब हम मूक की बात कर रहे हैं, मूक ऑन स्वयं कवर डाइवर्स टॉपिक इंक्लूडिंग एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं ये कवर करता है। Swam courses are open to all, including teachers, and they offer flexible learning schedule। की जो स्वयं पोर्टल है सभी के लिए ओपन है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, ठीक है। और फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल लर्निंग का मतलब है कि आपको सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन आपको मिल रही है, ठीक है। ऑनलाइन असेसमेंट भी हो रहा है, ऑनलाइन क्विज़िस भी आपको मिल रहे हैं। आप अपने असाइनमेंट है ऑनलाइन आप जमा कर दे रहे हैं, ऑनलाइन आप एग्ज़ाम दोगे, तो सारी की सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर ऑनलाइन आपको मिल रही हैं, तो काफ़ी एक्सेसिबल है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। रिफ्रेशर्स कोर्सेज फॉर टीचर ऑन स्वयं की अगर स्वयं पे हम टीचर्स की रिफ्रेशर्स कोर्सेज की बात करें, तो देखिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स मतलब जिस प्रोफेशन में टीचर है उस प्रोफेशन में अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को एनहेंस करने के लिए इस तरह के कोर्सेज जो है स्वयं चलाता है। तो टीचर कैन फाइंड रिफ्रेशर कोर्सेज ऑन पेडागोजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो टीचर वो कोर्स को कर सकता है। फिर सर्टिफिकेशन, many courses on swam provide certification upon completion, allowing teacher to showcase their commitment टू कॉन्टिन्यूस लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप जो कोर्स करते हैं स्वयं से, आपका कोर्स कंप्लीट होने पर आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, और एग्ज़ाम आप क्लियर कर जाते हैं तो आपको फिर स्वयं की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। एंड अगर हम कन्वीनियंस की बात करें तो स्वयं मूक्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे फॉर टीचर टू एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट एंड अपडेट देयर नॉलेज विदाउट द नीड फॉर फिजिकल अटेंडेंस। कि आपको वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही आपको काफ़ी सारे अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप उसको देखकर आप चीज़ों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और स्वयं को के अलावा अगर हम अदर जो प्लेटफॉर्म की बात करें तो कॉर्सेरा, EDX एंड ओडेसिटी है, और भी दुनिया में बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म होंगे जहाँ पे इस तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं। इसके अलावा लोकल एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इस तरह के जो कोर्सेज कराती हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, रामानुज कॉलेज जो है वो भी इस तरह के कोर्सेज काफ़ी कराता है, ठीक है। तो ये अलग अदर जो प्लेटफॉर्म है जो इस तरह के कोर्सेज कराते हैं, आप इधर से भी ये कोर्सेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की रिफ्रेशर्स कोर्सेज की, टीचर्स के लिए, और रिफ्रेशर कोर्सेज क्या हैं, टीचर्स के लिए क्यों होते हैं, तो ये भी आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।